हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, बहुत खूबसूरत है, जाहिर सी बात है। वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स आर अमेजिंग, क्योंकि हम अगर अपने लिविंग वर्ल्ड की बात करें, यहां पर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आज तक हम लोगों ने जो नंबर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाई किया है वो नंबर है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज, यानी 17 से 18 लाख डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट है। कल हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन किया था, 20,000 अलग अलग टाइप की तो सिर्फ चींटियां हैं, 20,000 अलग अलग टाइप के सिर्फ ऑर्किड्स हैं, 28,000 डिफरेंट टाइप्स के सिर्फ क्या है आपके फिशेज हैं, और 3 लाख से भी ज्यादा वैरायटीज है आपकी किसकी, बीटल्स की। इतना ज्यादा डाइवर्स है आपका लिविंग वर्ल्ड। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड द ऑर्गेनिज्म बी इट कोल्ड माउंटेन्स, यानी किसी भी जगह आपको लिविंग वर्ल्ड देखने को मिल सकता है, किसी भी जगह आपको लाइफ देखने को मिल सकती है। अगर आप कोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो बल्ले बल्ले कर रहे होंगे। अगर आप फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट में तो आपका ऑब्वियसली बहुत अच्छा इकोसिस्टम रहता है, वहां तो फिनोमिनल डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, इंसेक्ट्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ग्रासेस की, बहुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओशंस में भी आपके बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे और एक्वेटिक फ्लोरा देखने को मिलेगा। फ्रेश वाटर लेक्स में भी काफी सारी चीजें होंगी। डेजर्ट्स तक में भी कुछ आपके ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट या फिर आपके जो कम वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे प्लांट और एनिमल आपको देखने को मिलेंगे जो वाटर कंजर्वेशन करते हैं। हॉट स्प्रिंग्स यानी ऐसी जगह जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां पर भी आपको काफी सारे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। और ये सारी चीजें जो है हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। चाहे आप एक गैलोपिंग हॉर्स की बात करो, चाहे आप माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करो, चाहे आप फूलों की वादियों की बात करो, या फिर आप शार्क के अटैक करने के मैकेनिज्म की बात करो, ये सारी चीजें हमें जो है हर बार एस्टॉनिश कर देती हैं। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन and among population of a community and even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। यानी कि अगर आप बात करें इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, मतलब इकोलॉजी जो है आपकी एक पूरी की पूरी इंटरैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। आप एक इकोसिस्टम में ये नहीं बोलते कि सिर्फ प्लांट प्रेजेंट होंगे, दैट इज नॉट एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपका प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, माइक्रोब भी होंगे, आपके इंसेक्ट भी होंगे, ओके। और ये सारे जो है इनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होंगे कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अबायोटिक फैक्टर यानी नॉन लिविंग फैक्टर से किस तरीके से रिलेटेड है, उन पर किस तरीके से डिपेंड करते हैं, अबायोटिक फैक्टर के प्रेजेंस में किस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, ये सारी चीजें मिलकर आपका इकोसिस्टम बनाती हैं। तो ऑब्वियसली इन सारी चीजों के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इमर्जिंग प्रॉपर्टीज जो है आपकी इंटरेक्शन से आती हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन मैं आपको अभी समझाता हुआ चलता हूं। जब भी आप बोले कि इमर्जिंग प्रॉपर्टीज कहां से आई, यानी आपकी बेटर प्रॉपर्टीज, एडवांसमेंट्स कहां से आई दुनिया में, वो दुनिया में आई इंटरेक्शंस की मदद से। कैसे, इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, समझ लो। दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स, यहां पर कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं। वो बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं लिपिड, वो हो सकते हैं प्रोटीन, वो हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो हो सकता है न्यूक्लिक एसिड। ये बायोमोलिक्यूल्स जब अकेले अकेले पड़े हुए हैं तो इनकी ज्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि ये लाइफ नहीं बना पा रहे, ओके। सो इनकी प्रॉपर्टीज काफी कम है, लेकिन जब ये एग्रीगेट हो जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज और बढ़ जाती हैं, ओके। इनकी प्रॉपर्टीज इमर्ज हो जाती हैं। कैसे, क्योंकि समझ लो आपका लिपिड है, अकेला पड़ा हुआ है, क्या काम कर लेगा, हाइड्रोफोबिक रहेगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाएगा। लेकिन आपका प्रोटीन जो अलग पड़ा हुआ है वो भी कुछ ज्यादा काम नहीं करेगा। जब ये दोनों चीज मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन बना लेती है। सेल मेम्ब्रेन में आपके लिपिड भी देखने को मिलते हैं और आपके प्रोटीन भी आपको देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द लिपिड्स दैट आई एम ड्राइंग राइट नाउ, और इनके बीच में आपको प्रोटीन भी देखने को मिला है। सो आपकी पूरी मेम्ब्रेन तैयार हो जाती है। और अगर आप इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ऐड कर दें तो आपका क्या होगा, इसके ऊपर आपके सिग्नल रिकॉग्निशन के लिए या फिर इंटरेक्शन के लिए आपकी कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएंगी। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हुआ, जैसे ही आप इन चीजों के इंटरेक्शन कराते हो ना तो बेटर एडवांसमेंट्स आपको कैरेक्टर्स में देखने को मिलती हैं। यानी जो चीजें आपका अकेला बायोमोलिक्यूल नहीं कर पा रहा था, अब इंटरेक्शन से जो आपके बने हैं ऑर्गेनेल्स वो काम कर पाएंगे। यानी ऑर्गेनेल्स की प्रॉपर्टी कहां से आई, बायोमोलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से। अब एक ऑर्गेनेल अगर पड़ा हुआ है तो वो एक ही काम कर पाएगा, वो लाइफ नहीं बना पाएगा। क्योंकि समझ लो आपका माइटोकॉन्ड्रिया अकेला है, क्या आप बोलोगे क्या वो जिंदा है? आप बोलोगे सर वो तो एनर्जी खुद बनाता है। वो एनर्जी खुद बनाता है, लेकिन बनाता किस चीज से है?
ऑक्सीडाइज करता होगा ना किसी चीज को। किस चीज को ऑक्सीडाइज करता है माइटोकॉन्ड्रिया? ग्लूकोज को। और ग्लूकोज कौन देता है? आपका क्लोरोप्लास्ट। जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो आपका एनर्जी कहां से बनाएगा? सो अकेला माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं उखाड़ सकता। सिमिलरली अकेला क्लोरोप्लास्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो खुद का कार्बोहाइड्रेट खुद बना सकता है तो आप लोग बोलोगे हाँ सर वो तो खुद का खाना भी खुद बना सकता है, ये तो जिंदा रह सकता ही होगा। लेकिन क्लोरोप्लास्ट खुद जिंदा कैसे रहेगा? कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए भी तो थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और इन दोनों का बाप कौन है? न्यूक्लियस। क्योंकि ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल हैं। हम क्या नाम लेते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में? दीज आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। यानी ये सिर्फ ऑटोनॉमस तो हैंगे, यानी खुद का काम खुद कर सकते हैं, लेकिन सेमी यानी 50%। तो बचा हुआ 50% इनका काम कौन करता है? इनके पिताजी न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो दोनों ऑर्गेनेल किसी काम की नहीं है। सो यहां पे क्या हुआ? आपकी ऑर्गेनेल भी लाइफ नहीं बना पाएंगी, लेकिन काफी ऑर्गेनेल्स मिलकर जब सेल बनाएंगी तो ये आपका मोर इमर्जिंग हुआ। और सेल आपका मोर इमर्जिंग क्यों हुआ? क्योंकि काफी सारी ऑर्गेनेल्स ने यहां पे इंटरेक्ट किया। लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, plasma membrane. There are a lot of things that interacted to form a cell. So cell is more advanced. Why? Because organelles interacted together. Similarly आपका टिश्यू और ज्यादा एडवांस होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो टिश्यूज में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आएंगी जो सेल में नहीं थी। सो इमर्जिंग प्रॉपर्टीज आपको टिश्यू में देखने को मिलेगी। फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो आपके टिश्यू में नहीं होंगी, लेकिन जब काफी सारे टिश्यू आपके इंटरेक्ट करेंगे और ऑर्गन बनाएंगे तो उनमें वो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। सो दैट इज ऑल्सो एन इमर्जिंग प्रॉपर्टी। फिर काफी सारी ऑर्गन्स में जो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी वो काफी सारे ऑर्गन्स के इंटरेक्शन से जरूर आपको मिलेगी। सो यहां पर आपका ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, फिर आपका ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, फिर ऑर्गेनिज्म से आपकी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, एंड धीरे धीरे चलते चलते हम बायोम की तरफ बढ़ जाएंगे। यानी जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं आपकी इमर्जिंग प्रॉपर्टीज आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन वहां पर होती रहती है आपकी लोअर कंपोनेंट्स में, और इंटरेक्शन हमेशा इमर्जिंग प्रॉपर्टीज यानी एडवांस प्रॉपर्टीज को जन्म देती हैं। ओके, सो हमें यहां पर यह देखना है कि लाइफ होती क्या है। अब यहां पर दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है टेक्निकल कि हाँ भाई हम ये पता करें कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है, जो कि साइंस का क्वेश्चन है। और दूसरा है फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जिसमें हम लोग ज्ञान झाड़ने की बात करें कि आखिर जिंदगी का मकसद क्या है। ओके, क्यों हम आए हैं धरती पे, क्यों भगवान ने हमें बनाकर भेजा है, क्या करना है हमें, क्या नहीं करना। सो ओवरऑल बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हम लोग तो टेक्निकल वाले पे ध्यान देंगे ना ज्यादा। हम लोग ये डेसिफर करने की कोशिश करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में आखिर फर्क क्या है। हम लोग फिलोसॉफिकल क्वेश्चन में ज्यादा नहीं घुसेंगे। हम लोग बिल्कुल ये नहीं सोचने वाले कि आपका लाइफ का मकसद क्या है, वो जो है कभी और देखेंगे। सो गाइज व्हाट इज लिविंग, यहीं पर क्वेश्चन आ गया कि आखिर लिविंग क्या है, किस चीज को हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये लिविंग है। सो सबसे पहले मैं आपको बेसिक आपका डिफरेंस बता देना चाहता हूं एक चीज में। यहां पर आपका एक वर्ड आएगा कैरेक्टर। ओके, कि आपका कैरेक्टर है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और एक है आपका वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर। वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर या फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर। इन दोनों में क्या मतलब है? कैरेक्टर मतलब एक ऐसी चीज जो लिविंग में प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं चल लेता हूं तो मैं बोलूंगा वॉकिंग इज द कैरेक्टर ऑफ एनिमल। अगर मैं सांस ले लेता हूं मैं बोलूंगा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर द कैरेक्टर ऑफ एनिमल। अगर मैं बेसिकली सोच पाता हूं तो मैं बोलूंगा कॉन्शियसनेस इज द कैरेक्टर ऑफ एनिमल। लेकिन वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन से होंगे? ये वो कैरेक्टर्स होंगे जो 100% लिविंग में प्रेजेंट हो और 0% नॉन लिविंग में प्रेजेंट हो। डिफरेंस समझ रहे हो? डिफरेंस समझने की कोशिश करना। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं कि रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं कि भाई सिर्फ लिविंग कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि एक भी नॉन लिविंग चीज को आपने रिप्रोड्यूस करते हुए नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक शाओमी का फोन रखा और उसके ऊपर आपने एक जो है आईपैड रखा और अगले दिन आपको छोटा सा मोटोरोला का फोन भी मिल जाए बगल में। ऐसा नहीं हो सकता। सो द नॉन लिविंग थिंग्स डजंट रिप्रोड्यूस, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। लेकिन हमें यह पता करना है कि क्या 100% आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर यहां पे 99.9999 भी हुआ तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा लिविंग का। सो रिप्रोडक्शन क्या है? नॉन लिविंग नहीं करते तो 0% नॉन लिविंग करते हैं, यहां पे हम लोग पास हो गए। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैंने आपको क्या पढ़ाया था अभी? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। म्यूल्स जो हैं स्टेराइल हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वर्कर बीज जो होती हैं, बीज आपकी 3 तरीके की होती हैं। ओके, वर्कर, ड्रोन और क्वीन। उनमें से जो वर्कर होता है ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये भी आपका स्टेराइल होता है। आपके कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं जो कि आपके स्टेराइल होते हैं।
ओके, विकी डोनर आप सब लोगों ने देखी होगी। विकी भाई साहब किनकी मदद करते हैं? ऐसे ह्यूमंस की मदद करते हैं जो कि इनफर्टाइल होते हैं। तो कुछ ऐसे लिविंग हैं जो कि फर्टाइल नहीं है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो ये आपका कैरेक्टर जरूर होगा कि हाँ भाई ये लिविंग में होता है, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट इज नॉट अ वेल डिफाइनिंग और द पेक्यूलियर कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये 100% लिविंग में नहीं है। सो हमें यहां पर ऐसे कैरेक्टर ढूंढने हैं जो 100% लिविंग में हो और 0% नॉन लिविंग में हो, एक भी नॉन लिविंग में ना हो और सब लिविंग में हो। सिर्फ ऐसे कैरेक्टर्स की हमें तलाश है, सिर्फ ऐसी चीजों पर हम लोग एम्फसाइज करेंगे। ऑलराइट, सो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, हम लोग जो है डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने की कोशिश करते हैं और हम लोग उन चीजों की बात करने की कोशिश करते हैं जो लिविंग में हमें दिखाई दे जाती हैं। जैसे कि ग्रोथ, आपने नॉन लिविंग चीजों में ग्रोथ अगर देखी हो तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होगा, और अगर आपको लगता है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर पाते हैं तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर हो जाएगा। आपका रिप्रोडक्शन, क्योंकि लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते। एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, अगर मैं अपने पड़ोसी भोलू को एक मुक्का मार दूं तो वो मुड़कर मुझे लात मारेगा, दैट इज द एबिलिटी टू सेंस एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। लेकिन अगर मैं अपने साइड में पड़े हुए माउस को ऐसे उंगली करूं तो उसे कुछ पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग है। सो उनके अंदर स्टिमुलस कैरी करने की कैपेसिटी नहीं है। ओके, सो ये जो सेंस करने की और रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी है ये बेसिकली सिर्फ लिविंग में है। सो काफी सारे और कैरेक्टर्स आप लोग देखेंगे, जैसे मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी केमिकल्स की बनी होती है और हमारे बॉडी के जो केमिकल्स हैं वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं फ्रॉम वन केमिकल टू द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। सो मेटाबॉलिज्म हम लोग शो करते हैं बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं शो करते। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब अपने जीनोम को, अपने जेनेटिक मटेरियल को हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं और डॉटर सेल्स में भेज सकते हैं। ये आपका नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलता फीचर। सेल्फ ऑर्गेनाइज, मतलब अगर आप जाइगोट है, देखो हम सब लोग लाइफ कहां से स्टार्ट करते हैं, अगर आपको पता हो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की जब आप बात करो तो एक मेल रहता है, एक फीमेल रहती है। मेल भी आपका एक हैप्लॉइड गैमेट बनाएगा और फीमेल भी आपका एक हैप्लॉइड गैमेट बनाएंगी, जिनको आप स्पर्म और एग बोलते हो रेस्पेक्टिवली। आप ये दोनों फ्यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली एक डिप्लॉयड जाइगोट आपको देखने को मिलेगा। जब ये डिप्लॉयड जाइगोट आपका बनेगा, इस जाइगोट से आप लोग मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनाते हैं अपनी बॉडी के। और आप कोई भी ह्यूमन बीइंग देख लो, सबकी ऑर्गेनाइजेशन सेम है। जब हम लोग सिंगल सेल से बनते हैं, क्या उस सेल में ये पावर है कि वो सेंस कर पाए कि हमारी बॉडी को किस तरीके का उसे बनाना है? एक सिंगल सेल में क्या इतने सारे गुण होते हैं, क्या इतना सारा डेटा फीड होता है कि उसे पता हो कि मेरे हाथ कहां से निकलेंगे, मेरा सर कहां से निकलेगा? और हर ह्यूमन बीइंग एक जैसा होता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी है ये आपकी ऑलरेडी ब्लूप्रिंट के फॉर्म में स्टोर होती है आपके जेनेटिक मटेरियल में। आपके डीएनए में सारी बातें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, जिस बेसिस पर आपका जाइगोट आपकी पूरी बॉडी को तैयार कर पाता है। ऑलराइट, ये आपको यहां पर देखना था। इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस, ये चीज मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। लास्ट स्लाइड अगर आप देखोगे, इंटरैक्शन और इमर्जेंस पे ही पूरी की पूरी स्लाइड बेसिस थी। यहां पे इंटरैक्शन और इमर्जेंस की पूरी हमने जो है डिस्कशन यहां पे की कि ये भी आपका लिविंग का एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट हो सकता है। सो अब हम बारी बारी कैरेक्टर्स की बात करेंगे। पहले सबसे पहले ऑथर ने क्या क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो ग्रोथ को हम लोग देखेंगे कि क्या ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो ग्रोथ के दो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। एक है आपका इंक्रीज इन मास, आप सबको पता है, आप लोग बचपन से लेकर अभी तक ग्रो हुए हो तो आपका मास बढ़ा है ऑब्वियसली। और दूसरा ग्रोथ का क्राइटेरिया है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी आपके बढ़े तो आप कह सकते हो कि ग्रोथ हुई है। सो ये आपके ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी ये आपके दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपके ग्रोथ को जस्टिफाई करते हैं। पहला इंक्रीज इन मास और दूसरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, सो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीजन से होती है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसे हुई है? सेल डिवीजन से। हमारी बॉडी में सिर्फ एक डिप्लॉयड जाइगोट था, इस जाइगोट ने 1 से 2 सेल बनाए, 2 से 4 बनाए, 4 से 8 बनाए, 8 से 16 बनाए, 16 से 32 बनाए, और आपका फिर इस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर करके, सेल डिवाइड कर करके इसने क्या किया, इसने पूरी बॉडी हमारी तैयार कर दी। सो हमारे अंदर जो ग्रोथ हुई है या फिर किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो सेल डिवीजन से हुई है। अगर आप प्लांट की बात करो तो ग्रोथ आपकी क्या होती है? कंटिन्यूअसली होती रहती है। आप प्लांट में कभी नहीं देखोगे कि उसमें एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, वो हमेशा बढ़ता रहता है। ओके, लेकिन जब आप एनिमल में देखो तो अप टू अ सर्टेन एज ही आपकी ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके बाद आप लोग कहते हैं यार अब तो तेरी हाइट क्या ही बढ़ेगी, क्यों फालतू में लटक रहा है, आजा नीचे उतर जा, बैठ के पबजी खेलते हैं। ओके,
सो सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में सारे सेल जो आपके हॉल्ट पे आ जाते हैं। समझ लो तुम लोग मोटरसाइकिल चला रहे हो एंड यू नो दैट मैन विल बी मैन, तुम्हारे साइड से कोई लड़की जा रही है और तुमने लड़की देखने के लिए अपनी मुंडी जो है 180 डिग्री पर घुमा दी और तुम लोग आगे गिर गए और तुम्हारा घुटना छिल गया। अगर तुम्हारा घुटना छिला तो मान के चलो कि 10, 12, 15 दिन में तुम्हारा घुटना फिर से ठीक हो जाएगा, वहां पर आपका क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट जो है पपड़ी बन के उतर जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका घुटना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दैट इज जस्ट बिकॉज कि वहां पर जो है बेसिकली आपके कुछ सेल आए और उन्होंने आपकी सेल इंजरी या फिर ट्रॉमा वाले जो आपका पोर्शन था वहां पर आके डिवीजन करके लॉस्ट जो सेल्स थे उनको रिप्लेस कर दिया। आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ये काफी बार HCl से एक्सकोरिएट हो जाती है, यानी थोड़ी बहुत छिल जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इन सेल्स को कौन बनाता है? ये भी सेल्स आपके रीजनरेट हो जाते हैं। जब आप बात करते हो आरबीसी की, तो आरबीसी का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है। आप लोग बोलते हो कि हाँ यार कुछ दिन बाद जो है आपका 120 दिन बाद आरबीसी मर जाएगी। आरबीसी बनती कैसे हैं? आपके जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं उनके पास सिग्नल चले जाते हैं कि भाई आरबीसी खत्म हो गई, प्लीज मेक सम न्यू आरबीसीज। तो वो आपका एरिथ्रोपोइसिस शो करता है, ओके। और एरिथ्रोपोइसिस के बाद वो आपके ज्यादा से ज्यादा ब्लड सेल्स बना देता है। सो ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी सेल एनिमल में डिवाइड नहीं कर पाएगा। आपके सर्टेन टिश्यूज या सर्टेन सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रिप्लेस कर सके खोए हुए सेल्स को। यूनिसेल्युलर के अंदर एक बहुत ही मस्त चीज देखने को मिलती है, मैं तुम्हारे सामने इलेबोरेट करता हूं, मजा आएगा ये करने में। सो थोड़ा सा यार मिटा लेते हैं इसको एक बार, पहले जगह नहीं है हमारे पास, जगह की कमी है और अपने ही मुंह पे लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता, और नीचे जाऊंगा तो हो सकता है मैं खुद को ही शिकार बना दूं मेरी कलम का। सो हम लोग जो है थोड़ी जगह ले लेते हैं पहले। ऑल राइट, ये देखो ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की जिंदगी कैसी है भाई? सेल को बड़ा करो, डिवाइड करो, बड़ा करो, डिवाइड करो, बड़ा करो, डिवाइड करो, यानी ग्रोथ एंड डिवीजन दो ही चीज यहां पर होती है। इसके अलावा इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ देखो दोस्तों, एक सेल जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ सेल डिवीजन। सो यहां पर क्या हुआ, यहां पर दोस्तों जब आपका ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ में क्या क्या था? ग्रोथ में हम लोगों ने क्या बोला? इंक्रीज इन मास। तो सेल अगर साइज में इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन मास हो रहा है। दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सो यहां पर क्या हुआ, एक सेल से आपके 2 बन रहे हैं ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो हो रहा है। सो इसे आप ग्रोथ बोल सकते हैं। क्या ये सेल डिवीजन नहीं है? सेल डिवीजन तो ऑब्वियसली है ही, एक सेल डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये आपका सेल डिवीजन भी है। क्या आप इसे रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं? एक पेरेंट सेल आपका कन्वर्ट हो रहा है इनटू 2 डॉटर सेल्स, क्या ये आपका रिप्रोडक्शन नहीं है? ये रिप्रोडक्शन भी है। यानी अगर आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो तो आप तीनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हो, क्योंकि रिप्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि 1 से 2 सेल बन जाएंगे। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन तो करनी ही करनी है। सो ऑटोमेटिकली यूनिसेल्युलर में क्या होता है, आपका सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर इंक्लूसिव इवेंट्स, यानी ये डायरेक्टली आपके इंक्लूसिव होते हैं, यानी आप एक करने जाओगे दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दे आर इंटरडिपेंडेंट, ओके। बट इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर इट इज नॉट द केस। देखो जब आपका घुटना छिला और उसके आसपास जो सेल्स थे वो आए और उन्होंने लॉस्ट सेल को रीजनरेट करने की कोशिश की, तो क्या आप रिप्रोड्यूस भी कर रहे थे उस टाइम पे? ऑब्वियसली नहीं। इसका मतलब सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जब आप ग्रोथ करते हो तो उस टाइम पर आपका सेल डिवीजन होता है, बट नॉट ईच एंड एवरी सेल डिवीजन लीड्स टू ग्रोथ। यानी कि आपके जब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात होती है तो इनमें ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, ओके। इंटरडिपेंडेंट ना होकर इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब सेल डिवीजन हो रही है तो जरूरी नहीं हो कि रिप्रोडक्शन भी हो, और रिप्रोडक्शन हो रही है तो साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे आपका कोई और प्रोसेस भी चल रहा हो। सो ये जो तीनों प्रोसेस है आपके इंडिपेंडेंट होते हैं इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर, बट इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर दे आर इंक्लूसिव, ये साथ साथ होते हैं, ओके। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। कैसे? क्योंकि सेल डिवीजन करेंगे तो ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। समझ लो आपने एक सेल लिया और आपने उसे खाने पीने को सामान दिया। इन विट्रो कल्चर्स की बात हो रही है, यानी आप जो है टेस्ट ट्यूब में इन कल्चर्स को कर रहे हो, बॉडी के बाहर आप इन कल्चर्स को कर रहे हो। सो वहां पर आप लोग देखोगे कि एक सेल ने 2 बना लिए, 2 सेल ने 4 बना लिए, 4 ने 8 बना लिए। तो आप डायरेक्टली सेल का नंबर काउंट कर सकते हो और आप बता सकते हो कि हाँ भाई सेल का नंबर तो इंक्रीज कर रहा है। सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है मतलब ग्रोथ और डिवीजन दोनों हो रही है। सो बैक्टीरिया में ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है।
इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव, इस चीज की बात हो चुकी है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। इंक्रीज इन बॉडी मास तो आपका ग्रोथ का फीचर है ही ना, तो इस हिसाब से क्या होता है, इस हिसाब से तो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। अगर समझ लो कोई पहाड़ है, वो पहाड़ आपका नॉर्मल खड़ा हुआ है, लेकिन समझ लो यहां पर आपका आइस फॉल हो जाता है। अगर यहां पर आइस फॉल हो गया, मैं येलो से दिखा रहा हूं क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं, अगर ये आइस फॉल हो गया यहां पर, तो आपका ओवरऑल मास इस माउंटेन का बढ़ा। अगर मास बढ़ा तो ये ग्रो हुआ, बिकॉज इंक्रीज इन मास इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ। सो यहां पर क्या हुआ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है ये भी ग्रो कर सकते हैं अगर इंक्रीज इन बॉडी मास इज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। बात तो ठीक है। सो माउंटेन्स जो हैं, बोल्डर्स जो हैं, या आपके सैंड माउंट्स जो हैं, उनके ऊपर और मिट्टी जमा हो जाती है तो ये ग्रो करते हैं। सही बात है, क्योंकि इनका मास बढ़ता है। सो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर और अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। समझ लो आप लोग गांव जा रहे हो और आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है किसी पेड़ के नीचे। जब आप 1 महीने बाद गांव से आए तो आपने देखा उसके ऊपर धूल जमा है, मिट्टी जमा है, काफी सारे पॉल्यूटेंट्स जमा है, और क्योंकि पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी थी तो काफी सारी चिड़िया जो है उसे संडास समझ के अपना दैनिक कार्य भी वहीं पर करके जाती थी। तो ओवरऑल मास चाहे कम ही क्यों ना बढ़ा हो, लेकिन उस गाड़ी का मास बढ़ा जरूर होगा, यानी कि गाड़ी आपकी ग्रो कर गई है। ओके, सो यहां पर क्या हुआ, ऐसी ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रीशन। यानी यहां पर क्या होता है, यहां पर सिंपली होता है आपका अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर, यानी चीजों के बाहरी सरफेस पे आपका मटेरियल का जमा हो जाना इज कॉल्ड एज एक्रीशन। ओके, और जो इंटरनल ग्रोथ होती है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में के अंदर, सॉरी, इसे हम लोग बोलते हैं इनटू ससेप्शन। ओके, इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन मतलब इंटरनल ग्रोथ, जबकि एक्रीशन है आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ। ओके, सो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स द ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। सो लिविंग में ग्रोथ होती है आपकी इनटू ससेप्शन से, लेकिन ग्रोथ आपकी नॉन लिविंग में भी हो सकती है, बकायदा वो एक्रीशन के थ्रू होगी। सो ग्रोथ इसीलिए आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, ये 100% लिविंग में होनी चाहिए ग्रोथ, जो कि होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 0% नॉन लिविंग में होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर सकते हैं जस्ट बाय एक्रीशन। सो कंडीशंस आपको जस्टिफाई करनी पड़ेंगी जिसके अंदर आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो ग्रोथ को। ओके, आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप एक्सटर्नल ग्रोथ को कंसिडर कर रहे हो, क्या आप इंटरनल ग्रोथ को कंसिडर कर रहे हो। उस बेसिस पर आप लोग ग्रोथ को एक डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर बोल सकते हो। बट इन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर बोला जाता है, क्योंकि आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स कभी ग्रो नहीं करते, ये बात भी आपकी प्राकृतिक सत्य है।